हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह आज एक नए टॉपिक के साथ अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे सामने बहुत तरह की मुश्किलें कठिनाइयाँ आती हैं जिससे हम घबरा जाते हैं। स्टूडेंट्स, इन कठिनाइयों से, इन मुश्किलों से हमें घबराना नहीं है, इनका डट करके सामना करना है। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ एक नई शुरुआत करते हैं जिसका नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हमारी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको जैसे हैं वैसे ही याद करने पड़ेंगे और जो एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछता है। तो इन पॉइंट्स को आप पहले देख लेंगे और इसको याद कर लेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे। तो चलिए इन पॉइंट्स को पहले हम देख लेते हैं। पहला है 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है, पाल्मस्टन। दूसरा है 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन। और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। फिर अगला पॉइंट है, विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ देता है, तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। अगला है, विद्रोह प्रारंभ होने के बाद नियुक्त सेनापति कौन था? विद्रोह प्रारंभ होने के बाद नियुक्त सेनापति थे कर्नल कैंपबेल। स्टूडेंट्स, आपको इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है। अगर पूछेगा कि विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, तब आप लगाएंगे जॉर्ज एनिसन। और ये पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि विद्रोह प्रारंभ होने के बाद नियुक्त सेनापति कौन था? कर्नल कैंपबेल। तो आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से पढ़ना है, तब इसका आंसर दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछता है, 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब स्टूडेंट हम आगे चलेंगे। जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके पूर्व कुछ सैनिक विद्रोह हुए थे। स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हैं कि आग लगने के पहले कहीं कहीं चिंगारी निकलती है ना, तो वही चिंगारी आपको देखनी है। तो इन पॉइंट्स को आपको ऐसे देखना है, इसको पढ़ लीजिए क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछता है। तो पहला पॉइंट है, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह करके मीर कासिम से जा मिले। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें हेक्टर मुनरो की जो सेना थी, ठीक है, उसके कुछ सिपाही क्या कर रहे थे? विद्रोह करके मीर कासिम से जाकर मिल गए थे। फिर दूसरा पॉइंट है, 1806 में बेल्लोर में तिलक लगाने, पगड़ी बांधने आदि से रोकने पर सैनिकों ने क्या कर दिया था? प्रथम सैन्य धार्मिक विद्रोह किया। ठीक है। और पूछता है कि इस समय मद्रास के गवर्नर कौन थे? इस समय मद्रास के गवर्नर थे विलियम बेंटिक। ठीक है। और ये प्रथम धार्मिक विद्रोह, इसको सैन्य धार्मिक विद्रोह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे पगड़ी बांधने के लिए मना कर दिया गया था, तिलक लगाने के लिए मना कर दिया गया था, और ये हमारे सैनिक इसको धर्म से जोड़ते थे। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, 1824 ईस्वी में सैनिकों ने वर्मा जाकर युद्ध करने से मना कर दिया था, जिसको बैरकपुर विद्रोह के नाम से जाना गया। ठीक है। तो क्या हुआ था?
1924 में सैनिकों ने वर्मा जाकर युद्ध करने से मना किया था। इसको ही बैरकपुर विद्रोह के नाम से जाना गया। अगला पॉइंट है 1844 में उचित भत्ते भत्ते के अभाव में कुछ सैनिकों ने सिंध जाकर युद्ध करने से मना कर दिया। उनको भत्ता जो है उचित नहीं दिया जाता था, इसलिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और सिंध जाकर युद्ध करने से मना कर दिया था। तो ये सब थे 1857 क्रांति जो हुई थी उसके पूर्व के सैनिक विद्रोह थे। स्टूडेंट्स, अब एग्जाम में पूछता है कि 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे विद्वान बहुत सारा दिए हैं विचार। तो इसमें भी कुछ कुछ विद्वान जिनका इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है कि कौन राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, कौन सैनिक विद्रोह का कहा था। तो आपको ऐसे ही इसको देखना है। तो इसको आप ऐसे देखिए, नोट करिए और याद करिए। तो सबसे पहले एग्जाम में पूछ देता है कि किस विद्वान ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी 1857 की क्रांति को। तो इसको आप बोलेंगे बेंजामिन डिज़रायली जो थे इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिए थे। जॉन लॉरेंस एवं शीले ने इसको सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध ये युद्ध था, ये कौन कहा था? ये L.E.R. रीस कहे थे। ठीक है, फिर है बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, ये T.R. होम्स कहे थे। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, ये T.R. होम्स कहे थे। अब ये पूरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वी.डी. सावरकर। आपने इनका नाम भी सुना होगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था वी.डी. सावरकर ने। और इनकी पुस्तक पूछता है हमेशा कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है वी.डी. सावरकर की। इसका नाम एक बार फिर देख लीजिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये प्रकाशित हुई थी 1909 में। ठीक है, 1909 में प्रकाशित हुई थी। किसकी पुस्तक है? वी.डी. सावरकर की। और इन्होंने क्या कहा था? सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। अगला है R.C. मजूमदार। इनका एक पॉइंट कोटेशन के रूप में पूछ देता है। ये कोटेशन ऐसे ही रहेगा और पूछेगा कि ये कौन कहा है। तो ये देखिए, इन्होंने कहा था यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। कहने का मतलब ये है कि इसका नाम ले रहे हैं प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। तो ये कह रहे हैं न ये प्रथम था, न ये राष्ट्रीय था, न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। ये कौन कहा है? ये कहे थे R.C. मजूमदार। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। तो 1857 की जो क्रांति थी उसके राजनैतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, सैनिक कारण थे, सब कारण थे। ठीक है, लेकिन परंतु आप सीधे सीधे तौर पर इसका मुख्य कारण जानना चाहेंगे तो इसका सीधे सीधे तौर पे मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण। अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण जो था इसका मुख्य कारण था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले राजनीतिक कारण को देखेंगे। ठीक है, आप इसको देखते चलिए। तो राजनीतिक कारण में प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? प्रमुख राजनीतिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। ये एग्जाम में ऐसे भी पूछ देता है कि हड़प नीति किसकी थी या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका था। तो इसमें आप लॉर्ड डलहौजी का नाम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब
एक एक पॉइंट देखते चलते हैं। 1803 ईस्वी से मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा। वे गवर्नर जनरल को प्रिय पुत्र और वफादार नौकर से संबोधित करते थे। तो देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था कि 1803 में क्या हो गया था, मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा। ठीक है, जो मुगल सम्राट था वही अंग्रेजों के संरक्षण में रहने लगा। और ये गवर्नर जनरल को प्रिय पुत्र और वफादार नौकर संबोधित करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। गवर्नर जनरल एमहर्स्ट ने बादशाह को साफ समझा दिया कि आपकी जो बादशाहत है वो नाम मात्र की है, और दरबार के जो ब्रिटिश रेजिडेंट हैं वो नज़र देते समय खड़े होने से इनकार कर दिए। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था कि ये बोल दिया गया कि भाई आपकी जो बादशाहत है वो नाम मात्र की है, राज तो हमारा ही है। फिर अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने बादशाह को अपने दावे और अधिकार छोड़ने को कहा। देखिए, पहले तो ये बोल दिए कि आपकी बादशाहत भी नाम मात्र की है, अब यहाँ पे बोल दिए कि आप केवल एक तरह से गद्दी पे बैठे रहेंगे, लेकिन अब आपको अपना दावा और अधिकार भी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक, ये सब चिंगारी थी 1857 की क्रांति के लिए। फिर लॉर्ड डलहौजी ने सम्राट को लाल किले से हटने के लिए कह दिया। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। फिर अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, अवध के नवाब का नाम भी पूछ देता है, तो अवध के नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह को क्या किए थे ये लोग, अपदस्थ कर दिए थे। ठीक है, और इनको क्या किए थे, कुशासन के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ करके कुशासन के आधार पर फरवरी 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। हेनरी लॉरेंस को पहला चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया, जबकि अवध अंग्रेजों का सबसे अधिक समर्थक और आज्ञाकारी राज था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था, क्योंकि जो अवध था वो अंग्रेजों का सबसे अधिक समर्थन करता था और उनका आज्ञाकारी राज्य था। लेकिन ये लोग क्या कर दिए, इनके साथ भी धोखा कर दिए। फिर अगला पॉइंट है, 1854 ईस्वी में डलहौजी ने जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच के लिए बम्बई में इनाम कमीशन गठित किया था। कौन सा कमीशन गठित किया था, इनाम कमीशन। इसको पूछता है कि कौन गठित किया था, तो इसको आप डलहौजी पे टिक करेंगे। अब इसको देख लीजिए। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच के लिए बम्बई में इनाम कमीशन गठित किया, जिसने 35,000 जागीरों की जांच की तथा 20,000 जागीरों को वित्तीय अनियमितता के आधार पर जब्त कर लिया। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इनाम कमीशन कौन गठित किया था। अब हम देखेंगे आर्थिक कारण। ठीक है, इसमें देखिए आर्थिक कारण में पहला है दादा भाई नौरोजी 1861 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो पहले तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है ये देख लीजिए। इसमें पूछ देता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है। ये है दादा भाई नौरोजी की। 1861 में ये प्रकाशित हुई थी और इसमें किसका सिद्धांत दिया गया है, इसमें धन निकासी का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, इसमें पॉइंट देखिए, इसमें क्या था, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति, भूमि व्यवस्थाओं के नए नए आविष्कार, करों में वृद्धि एवं भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट करना प्रमुख था। ठीक है, तो ये सब आर्थिक कारण थे। इसमें क्या क्या किया गया था, इसमें आर्थिक शोषण में जो आर्थिक शोषण की नीति थी उसमें क्या किया गया था, भूमि व्यवस्था के नए नए आविष्कार कर दिए थे, फिर करों में वृद्धि कर दिया गया था, उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया गया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक कारण था। फिर अब हम चलेंगे
इसके सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक कारण को हम एक साथ देखेंगे। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, विलियम बेंटिक एवं डलहौजी के समय सती प्रथा, कन्या विवाह, बाल विवाह का निषेध एवं विधवा विवाह का समर्थन करके समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया गया। तो उस समय समाज में ये सब जितनी भी कुरीतियाँ थी, सती प्रथा, कन्या विवाह, बाल विवाह, इन सब को निषेध किया गया था। ठीक है, और विधवा विवाह का समर्थन किया गया था, और उसमें इस समय जितनी भी कुरीतियाँ थी उसको दूर किया गया था। लेकिन क्या हुआ था कि जितने भी पंडित थे, मौलवी थे, उनको ये सुधार पसंद नहीं आ रहे थे। तो ये एक सामाजिक और धार्मिक कारण था। ठीक है, जो यूरोपीय अधिकारी थे उनके द्वारा भारतीयों के साथ व्यवहार के विषय में तिलक ने लिखा है। उस टाइम जो यूरोपीय अधिकारी थे जितने भी, उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। उनके व्यवहार के विषय में तिलक ने लिखा था, थोड़ा आप इसको ध्यान से देखिएगा। तिलक ने लिखा था कि कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति इसे 1 घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पूछता है कि ये कथन किसका है, कि कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति इसे 1 घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तिलक का कथन था। सामाजिक और धार्मिक कारण में ही अगला पॉइंट है, 1813 ईस्वी में 1813 ईस्वी में जब ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई, 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई, तब से उनका भारतीय समाज में क्या हो गया, हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। तब से वे क्या करने लगे, भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने लगे। जब 1837 में अकाल आया था तो उस समय कई भारतीयों को ईसाई बनाया गया था। तो ये भी क्या थे, धार्मिक कारण थे। ठीक है, फिर 1845 ईस्वी में कारागार में बंदियों को अपने बर्तन ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया तथा भोजन भी गैर सरकारी ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया। उस समय जो भारतीय कैदी होते थे वो जब जेल जाते थे तो अपने बर्तन लेकर जाते थे और खाना भी ब्राह्मण बनाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उस टाइम क्या हुआ था, 1845 में बंदियों को बर्तन ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया और भोजन भी गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया। तो ये भी एक विद्रोह का कारण बना। फिर आया अप्रैल 1850 में लैक्स लोकी कानून। लैक्स लोकी कानून अर्थात धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। इसके द्वारा क्या किया गया था, लैक्स लोकी कानून जो था उसके द्वारा जो हिंदू रीति रिवाज थे, लैक्स लोकी कानून के द्वारा हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाया गया। अब परिवर्तन ला दिया गया हिंदू रीति रिवाजों में। इसमें क्या कर दिए लोग कि ईसाई बनने वाला व्यक्ति इसके द्वारा अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बोला गया कि जो व्यक्ति ईसाई बनेगा उसको उसकी पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। जबकि डलहौजी द्वारा गोद लेने की प्रथा का निषेध करना हिंदू धर्मशास्त्र के विरुद्ध था। ठीक है, तो ये था लैक्स लोकी कानून। अब आएंगे हम लोग सैनिक कारण में। तो जो सैनिक कारण है उसको अब हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहला कारण क्या था, जो सेना थी उसमें लगभग 2,38,000 भारतीय सैनिक थे और 45,000 यूरोपीय सैनिक थे। तो सबसे ज़्यादा कौन था, भारतीय सैनिक थे। तो ये लोग क्या करते थे, भारतीय सैनिकों को मात्र 7 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था, जो बहुत कम था। ये भी क्या था, एक क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था। फिर बैरकपुर, बहरामपुर और दमदम बंगाल कमान में आती थी। यह तत्कालीन सेना की सबसे बड़ी कमान थी और इसमें ही सबसे ज़्यादा कौन थे, भारतीय थे। बिहार में दानापुर, उत्तर प्रदेश में कानपुर, मेरठ, पश्चिम में सरहिंद तथा लाहौर एवं पेशावर तथा मध्य भारत में ग्वालियर सबसे बड़ी छावनी थी। तो सैनिक कारण
में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो सैनिक थे उनका जो मासिक वेतन था वो बहुत कम था, 7 रुपये मासिक वेतन था। ये भी एक विद्रोह का बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, अब हम चलेंगे तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण बताते हैं। देखिए, तत्कालिक कारण क्या था। 1856 में सरकार ने पुरानी ब्राउन बेस नामक बंदूक के स्थान पर न्यू इनफोल्ड राइफल का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये क्या किए थे, जो पुरानी ब्राउन बेस बंदूक थी उसकी जगह पर किसका प्रयोग किए थे, न्यू इनफील्ड राइफल। ये नाम आपको याद करना है। न्यू इनफील्ड राइफल को लाया गया किसके स्थान पर, ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर। अब इसमें एक समस्या थी। इसमें समस्या ये थी कि इसके जो कारतूस थे उनको लगाने के लिए सबसे पहले मुंह से काटना पड़ता था। अब इस राइफल के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब गाय जो थे वो हिंदू देवी देवता के भाई पूज्य थे और सूअर मुस्लिमों के। तो यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि अब ये भी क्या हुआ, धर्म से ही जुड़ गया था एक तरह से। और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि इसके कारण क्या हुआ था कि अब तक जो हो रहा था पीछे वो तो हो ही रहा था, लेकिन ये जो चिंगारी थी इसने अब तक का जितना भी संतोष था उसको क्या कर दिया, चिंगारी ने अब तक के असंतोष रूपी बारूद में आग का काम किया और क्रांति का आगाज हुआ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इसने क्या कि इस समय क्या हुआ था कि न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किए थे किसकी जगह पर, ब्राउन बेस नामक बंदूक के स्थान पर। और इसके जो कारतूस थे उसको लगाने के पहले मुंह से काटना पड़ता था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है तथा इसी चिंगारी ने अब तक के असंतोष रूपी बारूद में आग का काम किया और क्रांति का आगाज हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम विद्रोह का प्रारंभ स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है इसलिए इसको 2 पार्ट में लाएंगे हम। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट जो है जल्द ही आपको यूट्यूब पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। हमारे चैनल से बने रहिए और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए ताकि अगली टॉपिक को समझने में कठिनाई ना हो। धन्यवाद।